न्यूज नाइट के प्रायोजक हैं वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में चारों आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। वहीं संसद में भी इस मामले पर दिन भर गहमागहमी रही। संसद की कार्रवाई में बाधा डालने के आरोप में 14 सांसद पूरे सत्र से निलंबित किए गए। संसद की सुरक्षा में सेंध किसी पार्टी या सत्ता पक्ष के लिए सिर्फ चिंता का विषय नहीं है, ये सभी जनप्रतिनिधियों के लिए चिंता का विषय है। आज संसद में हंगामे के बजाय इस बड़ी समस्या से कैसे निपटा जाए, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर चर्चा की आवाज आज संसद से देशवासियों को सुनने की उम्मीद थी, लेकिन पूरा दिन विपक्ष के हंगामे के भेंट चढ़ गया। होगी चर्चा विशेष मेहमानों से इसी विषय पर। साथ ही बताएंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, शाही ईदगाह परिसर का होगा अब सर्वे, वक्फ बोर्ड की दलीलें की खारिज कोर्ट ने। इसके साथ ही होंगी देश दुनिया और खेल जगत की बाकी खबरें। मैं हूं ऋतु वर्मा। न्यूज नाइट में सबसे पहले शुरुआत करेंगे अभी तक की सुर्खियों के साथ। सुरक्षा के नाम पर संसद में विपक्ष का हंगामा, अमर्यादित व्यवहार के चलते दोनों सदनों से 13 सांसद निलंबित। टीएमसी के डेरेक ओब्रायन समेत दूसरे सदस्य शीतकालीन सत्र के शेष भाग से सस्पेंड। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में किया गया पेश, भेजे गए 7 दिन की पुलिस रिमांड पर। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने घटना को बताया सोची समझी साजिश। लोकसभा में सरकार ने दी जानकारी, गैर परंपरागत ईंधन से 1,86,000 मेगावाट ऊर्जा की क्षमता की जा चुकी है हासिल। 72% घरों तक पहुंचा पेयजल। 11 करोड़ महिलाओं को पानी ढोकर लाने से मिली मुक्ति। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने विवादित परिसर के सर्वे को दी मंजूरी, सर्वे कमिश्नर की होगी नियुक्ति। शुक्रवार को होगा राजस्थान की नई सरकार का शपथ ग्रहण। भजनलाल शर्मा लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। 2 उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा भी लेंगे शपथ। पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में करेंगे शिरकत। सबरीमाला मंदिर में अव्यवस्था को लेकर भाजपा ने खोला राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा। भाजपा का विरोध प्रदर्शन जारी। भाजपा के एक दल ने परिसर का दौरा कर व्यवस्था का लिया जायजा। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक खबर, एडीबी ने वृद्धि अनुमान बढ़ाकर किया 6.7%। इधर शेयर बाजार में दिखा जबरदस्त उछाल, सेंसेक्स 929.60 अंक जबकि निफ्टी 256.36 अंक की बढ़त के साथ बंद। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला अब से थोड़ी देर में जोहानिसबर्ग में। दक्षिण अफ्रीका सीरीज में 1-0 से आगे, भारत के सामने सीरीज बचाने की चुनौती। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले पर संसद में हंगामा जारी रहा। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। संसद की कार्रवाई में बाधा डालने के आरोप में लोकसभा के 13 और राज्यसभा के 1 यानी कुल मिलाकर 14 सांसद आज बाकी बचे सत्र से निलंबित कर दिए गए। गुरुवार का दिन संसद में भारी गहमा गहमी भरा रहा।
संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों के हंगामे के चलते गुरुवार को कामकाज बाधित हुआ। जैसे ही सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, कांग्रेस सहित विपक्षी दल के सांसद हंगामा करने लगे, जिसके चलते प्रश्नकाल थोड़ी ही देर चल पाया। बुधवार को संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर विपक्षी दल के सदस्य हंगामा कर रहे थे। घटना घटी है, उस घटना को लेकर हम सब चिंतित हैं। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी और क्षेत्राधिकार लोकसभा सचिवालय का है और इसीलिए लोकसभा सचिवालय फिर आपसे चर्चा करेगा। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक की स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। बुधवार को लोकसभा में हुई सुरक्षा में चूक के बाद गुरुवार को संसद भवन परिसर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सांसदों को पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जहां सदन के भीतर ले जाया जा रहा है, वहीं पर मीडिया को भी दूर रखा गया है और आगे बैरिकेडिंग की गई है। जो मकर द्वार है उसको पूरी तौर पर बैरिकेड किया गया है। 2 बजे के बाद भी विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद संसदीय कार्यमंत्री के प्रस्ताव पर सदन से 5 कांग्रेसी सांसदों को बाकी बचे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। फिर 3 बजे हंगामा जारी रहने पर 8 और सांसदों का निलंबन किया गया। निलंबित किए गए लोकसभा के सांसदों में कुल 13 सांसदों में 9 कांग्रेस, 1 डीएमके, 2 सीपीएम और 1 सांसद सीपीआई से हैं। स्पीकर साहब ने जो निर्णय किया था तो उसके उल्लंघन करके प्लेकार्ड लेके वेल में आया है, इसलिए 13 एमपीओ का सस्पेंशन आज हुआ है। उधर राज्यसभा में भी सुबह से ही सांसदों का हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी दल बुधवार की घटना पर चर्चा की मांग कर रहे थे, जिसके चलते सदन की कार्यवाही प्रभावित हुई और सदन 7 बार स्थगित करना पड़ा। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को राज्यसभा में हंगामे के कारण पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन सदन से बाहर नहीं जाने पर सभापति राज्यसभा ने बेहद नाराजगी जताई। The matter be referred to the Committee of Privileges of Rajya Sabha for examination, investigation and report within a period of 3 months. नेता सदन पीयूष गोयल ने सदन में प्रस्ताव रखा कि डेरेक ओब्रायन ने सदन से बाहर न आकर बाकी सदस्यों के अधिकारों का हनन किया है और सदन को लगातार बाधित किया है, इसलिए मामले को प्रिविलेज कमेटी के लिए भेजा जाए और 3 महीने में इसकी जांच कर रिपोर्ट रखी जाएगी। I move the following motion that the House takes a serious note of the conduct of Sri Derek O'Brien, member who was suspended from the service of the council. सभापति ने विपक्ष के सांसदों से आग्रह किया, लेकिन डेरेक ओब्रायन सहित विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी रहा। डेरेक ओब्रायन मामले पर सभापति ने सदन के समक्ष प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने स्वीकृति दे दी। शैलेंद्र मिश्र, अनुज यादव, कुमार आलोक और ऋषि कुमार के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो वहीं संसद की सुरक्षा में सेंध मामले पर संसद से बाहर पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है। एक आरोपी ललित झा, जिसे मास्टरमाइंड माना जा रहा है, अभी फरार है। ललित झा के पास ही है 4 आरोपियों के फोन। 6 अलग-अलग शहरों में इन आरोपियों के तार जुड़े हैं। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में गिरफ्तार आरोपियों को गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया। आरोपियों को एडिशनल सेशन जज हरदीप कौर की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 4 आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 15 दिनों की रिमांड मांगी थी। 4 आरोपियों को कोर्ट की तरफ से वकील भी मुहैया कराए गए। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट को बताया कि आरोपी अपने जूतों में कैविटी बनाकर कैनिस्टर अंदर ले गए थे। इनका इरादा आतंक पैदा करना था। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये बहुत सोची समझी साजिश है, देश की संसद पर हमला है। We had requested for 15 days police custody remand, which had been considered by the Learned Court, and Learned Court had been kind enough to grant 7 days PC remand. जज साहब ने कहा कि अभी 7 दिन की दी जा रही है, ठीक है, आप पहले इन्वेस्टिगेशन करिए फिर बाद में।
संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले 2 आरोपियों का नाम सागर शर्मा और मनोरंजन डी है। वहीं संसद भवन के बाहर से गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों की पहचान नीलम और अमोल शिंदे के रूप में हुई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बावजूद लखनऊ निवासी सागर शर्मा और मैसूर निवासी मनोरंजन संसद में जूते में छिपाकर स्मोक कैन ले जा संसद के बाहर नीलम व अनमोल शिंदे ने पीले व लाल रंग के स्मोक कैन चला दिए। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। एक अन्य आरोपी ललित झा की तलाश के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दबिश दे रही है। बताया जा रहा है कि संसद में कलर स्मोक उड़ाने वाले आरोपी या उनके साथी गुरुग्राम के एक घर में ठहरे थे। पुलिस ने गुरुग्राम के इस घर पर पहुंचकर जांच की। उधर लखनऊ का रहने वाला सागर शर्मा किराए पर लेकर ऑटो चलाया करता था। वे ऑटो मालिक से सुबह ऑटो लेकर जाता और शाम को दे जाता था। उसने मालिक से 4 दिन बाद आने की बात कही थी। वहीं एक ऑटो ड्राइवर ने बताया कि वो हमेशा अपने पेशे से जुड़ी ही बात किया करता था। सागर क्या बता के आपसे गया था? मैं जा रहा हूँ बाहर, मुझे 2-4 दिन छुट्टी चाहिए। बृहस्पति को मैं आऊँगा वापस, गाड़ी में चलाऊँगा आके। हम भी गाड़ी चलाते हैं, ई रिक्शा ऑटो चलाते हैं, हमारे घर पे दोनों हैं। वो भी गाड़ी किराए पे चलाता है, मेरे दोस्त की उसी कोटे पे चलाता है। घटना के बाद पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय के अनुरोध पर गृह मंत्रालय ने घटना की जांच का आदेश दे दिया है। सीआरपीएफ के महानिदेशक के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनाई गई है। इसमें अन्य सुरक्षा एजेंसियों और एक्सपर्ट शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में इन चारों आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। जांच जारी है, लेकिन संसद में आज जो हुआ उसी पर आधारित है हमारा आज का विशेष संसद की सुरक्षा पर विपक्ष की राजनीति। इस पर चर्चा करने के लिए 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ RSN सिंह साहब जुड़ गए हैं, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट, सुरक्षा और रणनीतिक विशेषज्ञ हैं। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राकेश शुक्ला जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सिंह साहब, आप ही के पास आना चाहेंगे। सुरक्षा मामलों की जानकारियां आपके पास हैं, आप विशेषज्ञ हैं, किस तरह से आप देखते हैं, क्या सबसे पहले आपका रिएक्शन इस पूरे जिस तरह से इस घटना को अंजाम उन दोनों लड़कों ने दिया है सदन के भीतर, और जो अभी तक के तमाम जो तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, जो जानकारियां आई हैं सामने? नहीं, आपने ये सबने महसूस किया है कि ये कोई स्पॉन्टेनियस कोई प्रोटेस्ट नहीं था। ये इसको आप प्रोटेस्ट का प्रदर्शन का दर्जा नहीं दे सकते हैं। ये बिल्कुल एक दहशतगर्दी का कारनामा था। और जिस तर्ज पे अफजल गुरु और उसके गैंग ने आज से 22 साल पहले जो किया था, उससे ये कोई बहुत भिन्न नहीं है। बस सिर्फ फर्क इतना है कि लॉजिस्टिक्स कारणों के कारण और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण, क्योंकि 22 साल के बाद सुरक्षा इस बात को मानेंगे कि पहले से कहीं ज्यादा पुख्ता हो गई, लेकिन उसमें से भी इन्होंने रास्ता निकाल लिया। तो ये आप देख रहे हैं कि जो इन्होंने तिथि तय की, वो तिथि अपने आप में वो बहुत कुछ बोलती है। वो 13 दिसंबर था, आपको मालूम है 22 साल पहले 13 दिसंबर को क्या हुआ था, जब अफजल गुरु और उसके जो एसोसिएट्स थे, जिहादी उसके जो एसोसिएट्स थे, उन्होंने पाकिस्तान के संचालन पर ये पूरी कार्रवाई की थी। और ये भी कहीं से संचालित है, इसमें कोई शक की बात नहीं। अगर ये तारीख तय की 13 दिसंबर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये अफजल गुरु और जैसे लोगों से इन्होंने प्रेरणा ली है, तभी ये तिथि तय किया है इन्होंने। जी सिंह साहब, आप टाइमिंग को लेकर कह रहे हैं कि अगर ये टाइमिंग तय की थी तो इसके पीछे की मंशा भी कुछ वैसी ही है। हालांकि जांच अभी जारी है। एक जो मास्टरमाइंड कहा जा रहा है वो अभी भी फरार बताया जा रहा है। बाकी 4 जो हैं आरोपी, उन्हें 7 दिन की रिमांड पे भेजा जा चुका है। हमारे साथ राकेश शुक्ला जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। लंबे समय से राकेश जी आप पार्लियामेंट कवर करते रहे हैं, पुरानी संसद को भी आपने देखा, नई संसद को भी आप देख रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। जिस तरह से कल इन 2 लड़कों ने इस पूरी सिक्योरिटी ब्रीच करते हुए सुरक्षा में सेंध का जो पूरा मामला सामने आया है, आज जब
संसद एक बार फिर शुरू हुई सुबह, तो क्या आपको लगता था कि ये पूरा दिन इस तरह से हंगामे में निकलेगा, या इस पर एक बड़ी चिंता के साथ किसी एक बड़े समाधान की तरफ सभी सांसद एक साथ बढ़ते हुए दिखाई देंगे, सत्ता पक्ष और विपक्ष? मुझे लगता है ये राजनीति का विषय नहीं है, ये सुरक्षा का विषय है, और सुरक्षा के विषय को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक हंगामे की बात है और बार बार ये कहना कि सरकार आए, सरकार जवाब दे, गृह मंत्री आके जवाब दे, सरकार की तरफ से देश के रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया और वो अपना पक्ष रखे। वहाँ पे लोकसभा स्पीकर ने साफ तौर पे कहा कि लोकसभा के अंदर जो घटना हुई है उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, जांच प्रक्रिया चल रही है, और जब जांच अभी प्राथमिक स्तर पे हो, ऐसी स्थिति में यदि गृह मंत्री आगे कोई बात रखते भी हैं तो कल को विपक्ष फिर ये कहेगा कि आधी अधूरी जानकारी दी जा रही है। मुझे लगता है जब तक जांच अंतिम निर्णय तक न पहुंच जाए या किसी ऐसी स्थिति तक न पहुंच जाए जिससे देश को एक सकारात्मक मैसेज जाए, पुख्ता जानकारी जाए, गृह मंत्री इसीलिए अभी बच रहे हैं या सदन में ये बात रखने से। जांच चल रही है। मैं सिंह साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये प्रसिद्धि पाने के लिए लड़कों की तरफ से किया गया कार्य नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी साजिश का कहीं ना कहीं संदेह प्रकट होता है। और 13 तारीख का दिन ये बच्चे नहीं चुन सकते हैं। 13 तारीख का दिन कोई ऐसा मास्टरमाइंड है जिसे हम ललित को मास्टरमाइंड कह रहे हैं, वो भी एक कड़ी होगा। इसके पीछे के मास्टरमाइंड कौन हो सकता है? जैसे किसान आंदोलन को हिंसक बनाने वाला गुरपत खालिस्तानी समर्थक गुरपत पन्नू की तरफ से भी धमकी दी गई थी, उसको भी मुझे नहीं लगता कि सरकार नज़रअंदाज करेगी, और वो सारे पहलुओं की जांच होगी। सारी एजेंसियां मिलकर जांच कर रही हैं, और ये सुरक्षा में जो सेंध की गई है ये महत्वपूर्ण है। और इससे कम से कम एक बड़ा संदेश ये गया है कि आंतरिक सुरक्षा को चोट नहीं पहुंचा पाने वाले जो हमारे देश में आताताई लोग हैं, बाहरी देश से आने वाले घुसपैठिए हैं, वो एक नया रास्ता अपनाए हुए हैं। संसद के अंदर बच्चों को घुसेड़ के उन्होंने एक तरह से ये संदेश देने का प्रयास किया है कि भारत सरकार की सुरक्षा को हम भेज सकते हैं। लेकिन वो शायद भूल गए कि 2014 से लेके और 2023 तक आंतरिक सुरक्षा को लेकर भारतीय जनमानस के बीच में केंद्र सरकार ने एक विश्वास पैदा किया है, और उस विश्वास को तोड़ना उनके लिए आसान नहीं होगा। जी, अब राकेश जी, क्या आज जिस तरह से संसद के भीतर जब हमने देखा कि विपक्ष का जो पूरा एक तरह से तमाम सांसदों ने जो आपत्तियां दर्ज की, उन आपत्तियों के साथ साथ क्या आपको लगता है 13 सांसदों को निलंबित करना पड़ा है सिर्फ इस तरह से देखते हुए कि सदन की पूरी कार्रवाई को जैसे बाधित किया जा रहा था? क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण आपको नहीं लगता? आपने बहुत साफ कहा कि सुरक्षा और एक तरह से राजनीति दोनों अलग अलग विषय हैं। जब सदन की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि इसकी जांच चल रही है, उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है, तो यहाँ पे सहयोगी भाव रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे सदन के अंदर हंगामा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, ये किसी राजनीतिक दल का मसला नहीं है। वहाँ उपस्थित राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसदों की सुरक्षा का विषय है, और ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, सिर्फ संसदीय सुरक्षा का विषय नहीं है। क्योंकि उनको जो सांसद हैं उनको चुन के जनता ने भेजा है, तो सांसदों की सुरक्षा के साथ साथ जन भावनाओं के विश्वास का भी प्रश्न है। तो हमें लगता है कि विपक्ष के सांसदों को सत्ता पक्ष के साथ बैठ के विमर्श करना चाहिए, वो भी बाहर नहीं अंदर, और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो ये सुनिश्चित करने के लिए एक प्लान बनाने की जरूरत है, और वो प्लान सत्ता और विपक्ष के सांसदों को मिलकर करना चाहिए, ना कि सदन के अंदर हंगामा। जी सिंह साहब, आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल है। जिस तरह से ये 5 लोग जो हैं 6 अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं, और एक लंबी प्रक्रिया जो अभी तक की शुरुआती जांच सामने आ रही है, वो दिख रहा है कि किस तरह से सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के तहत ये सब जुड़े हुए थे, आपस में एक रेकी तक की गई है। ये सब शुरुआती जांच में सामने आ रहा है, हालांकि जांच अभी जारी है। आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी कितना बड़ा खतरा ये बताते हैं ये तमाम तार जो अभी शुरुआती जुड़ रहे हैं? नहीं, अगर आप इसको गौर से देखें तो बिल्कुल ISIS की तर्ज पे इनका रिक्रूटमेंट और इंडोक्ट्रिनेशन हुआ है, और ये भी कहना ठीक नहीं होगा कि इन्होंने ये कभी आपस में मिले नहीं है। इनकी जो पृष्ठभूमि है, ये जिसको आप टिपिकल आंदोलन जीवी कहते हैं, वो लोग हैं।
और आपने देखा कि इनमें से कई ये जो किसान सो कॉल्ड किसान आंदोलन था उसमें सक्रिय है। कोई किसी एक पार्टी के लिए वो महिला जो है वो कैनवैसिंग कर रही थी। तो मुझे नहीं लगता है कि शुक्ला साहब ने जो कहा कि ये राजनीतिक पार्टियां आपस में मिलके अगर इस पर चर्चा करें तो इसका कोई सार्थक रिजल्ट निकलेगा या उसका कोई सार्थक फल होगा। क्योंकि मेरा अपना ये मानना बहुत कोई 8-10 साल से मैं ये बात कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स खुद एक टेरर का टूल हो चुका है भारत में। और हमने देखा था कि 26 से 11 में उसका पॉलिटिकल साइड क्या था। और मैं तो कभी इस बात को कहने में कभी मैं बिल्कुल हिचकिचाता नहीं हुए कहने पे कि यहाँ के राजनीतिज्ञों ने मिलके ही वो 26 से 11 करवाया था। तो जब बात यहाँ तक पहुंच गई कि 26 से 11 जॉर्ज सोरोस तक पहुंच गई तो आप क्या बात करेंगे कि किससे बात करेंगे। और आप देखेंगे और कई ऐसे आप अगर जाए सोशल मीडिया पे या तमाम उसमें तो कई ऐसे अटकलें लगाए जा रहे हैं कि अमुक पार्टी के साथ इनका लिंक था। लेकिन हाँ इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि इसमें जिहादी और माओवादी का गठजोड़ है। अगर आप इसकी पूरी पृष्ठभूमि पर जी सिंह साहब जी सिंह साहब, शुरुआती जांच सिंह साहब जारी है। हालांकि जांच में क्या चीजें सामने आती हैं वो काफी देखने लायक होंगी। लेकिन राकेश जी, जिस तरह से सिंह साहब कह रहे थे राजनीति को लेकर, उन्होंने कहा कि इस तरह के अगर कोई साजिश होती है, किसी तरह का कोई हमला होता है तो उसमें उन्होंने जोड़ा है कि किस तरह से राजनीति भी शामिल होती है। अगर सिर्फ कल की इस घटना की हम बात करें राकेश जी, तो अधीर रंजन जब ये कहते हैं कि देश में बेरोजगारी है और इस मामले को जोड़ते हैं और उस लड़के की बात करते हैं कि वो रिक्शा चलाता है, तो क्या कहीं इस पूरे मसले का राजनीतिकरण करने की, एक हवा देने की एक साजिश दिखाई देती है? आप ये देखिए कि ये चारों 4 दिशाओं के हैं। इन चारों का आपस में प्रोफेशनल कोई मेल नहीं है। हमारा ये कहना है कि यदि बेरोजगारी मुद्दा है तो कोई एक ऐसा आंदोलन हुआ हो जिसमें ये चारों मिले हों और वो बेरोजगारी से संबंधित मुद्दा हो, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कोई आंदोलन हुआ हो जहां इन चारों की भेंट हुई हो। लेकिन नहीं, ये चारों अलग अलग जगह पे थे। फिर एक योजनाबद्ध तरीके से आप रैकी किए, 3-4 महीने से आप उसका तय कर रहे थे कैसे कैसे हमें घटना को अंजाम देना है। फिर 13 दिसंबर की डेट ही आपने क्यों चयन किया? आप आगे पीछे की डेट भी तय कर सकते थे। तो मैं साफ कह रहा हूं कि ये चारों जो पकड़े गए आरोपी हैं ये प्रसिद्धि के लिए नहीं बल्कि ये टूल के रूप में इस्तेमाल हुए हैं। और इनको इस्तेमाल करने वाला कौन है ये जांच में पर्द सामने आएगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे एक बड़ी साजिश का खुलासा भी हो सकता है जो एक ट्रायल के रूप में यहाँ किया गया था और वो ट्रायल भी इनका फेल रहा। तो सिंह साहब जो कह रहे सही है। तो राजनीति को जो दागदार बनाने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे लगता है उसको दागदार बनाने से बचना चाहिए। और इसीलिए कारण है कि रक्षा मंत्री ने सदन में कहा कि पास देने में सावधानी बरतें सांसद भी, उनकी भी जिम्मेदारी है ये। मेरा ये मानना है कि जो पास देने की प्रक्रिया है, 2 चीजें ऋतु जी बहुत सरल प्रक्रिया है। एक पार्लियामेंट में दर्शक दीर्घा का पास देना और एक आप देखिए कि रिजर्वेशन के टिकट कंफर्म कराने की चिट्ठी देना। ये दोनों सांसद के यहाँ बहुत सरल प्रक्रिया है। सांसद दस्तखत करके दे देता है, उनका जो सहयोगी होता है वो उनका इस्तेमाल करता है। तो सांसद की भूमिका को लेकर जो प्रश्न खड़ा किया जा रहा है, मैं ये नहीं कहता कि भाजपा के सांसद हैं, किसी भी दल का यदि वो सांसद होता तो सांसद की भूमिका को हमें थोड़ा साइड में रखना चाहिए और उसकी सहयोगी की भूमिका हमको देना चाहिए कि उसकी सहयोगी की क्या भूमिका है, उसने क्या पड़ताल किया कि जिनको वो पास उपलब्ध करा रहा है वो सांसद के क्षेत्र से है, सांसद से जुड़ा हुआ है या कोई विश्वसनीय व्यक्ति है या अविश्वसनीय व्यक्ति है। तो इसकी पड़ताल करने की आवश्यकता सहयोगी क्यों है, क्योंकि सहयोगी पर विश्वास करके ही सांसद सिग्नेचर करके देता है। ठीक, बिल्कुल। तो लगातार जांच जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि 7 दिन के जो रिमांड पे पुलिस ने दिया है इन 4 आरोपियों को और 5वें आरोपी को लगातार पकड़ने की एक तरह से कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। तमाम राज्यों के साथ संपर्क साधा हुआ है। पुलिस ने भी UAPA के तहत इस मामले को दर्ज किया गया है। सख्त कार्रवाई देखी जा रही है।
देखते हैं आने वाले समय में इन 7 दिनों में क्या नए एक तरह से इसमें छुपे हुए वो राज सामने आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब आपका भी और राकेश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देखते रहिए न्यूज़ नाइट। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? हाँ? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां जाएं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू? पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार। अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो जाइए mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। समय पर एडवांस टैक्स भरना है जरूरी, क्योंकि इससे होती है विकसित भारत के निर्माण की जरूरत पूरी। विकसित देश का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर भारतीय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका एडवांस टैक्स देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आता है। तो फिर अपनी एडवांस टैक्स की जिम्मेदारी समय पर पूरी करें। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 75% टोटल पेएबल एडवांस टैक्स का भुगतान 15 दिसंबर 2023 तक किया जाना चाहिए। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स या फिर सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी टीडीएस या टीसीएस कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, तो फिर एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है न्यूज़ नाइट में। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े सवालों के जवाब में सरकार ने बताया कि देश में हर घर पेयजल पहुंचाने के अपने संकल्प में अब तक 72% घरों तक पेयजल पहुंच चुका है, जिससे 11 करोड़ महिलाओं को पानी ढोकर लाने से मुक्ति मिली है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इन आंकड़ों को देश के सामने रखा। संसद के 9वें दिन विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही। हालांकि हंगामे के बीच लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया कि स्वच्छ ऊर्जा के तय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। गैर परंपरागत ईंधन स्रोतों से 1,86,000 मेगावाट क्षमता हासिल की जा चुकी है और 1,14,000 मेगावाट क्षमता का निर्माण कार्य चल रहा है। We are well on our way to achieving our target. Our established capacity today is 186,000 megawatts of non-fossil fuel capacity, and I have another about 114,000 megawatts under construction. Apart from that, I have almost 55,000 megawatts under bid.
एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के तहत अब तक 72% घरों तक पेयजल पहुंचाया जा चुका है। इससे 11 करोड़ से अधिक महिलाओं को पानी ढोकर लाने की समस्या से निजात मिली है। पिछले 4 साल के इस योजना के कालखंड में जहां देश में केवल 16% घरों तक पीने का पानी पहुंचता था, आज देश में 72% घरों तक पीने का पानी पहुंचना संभव हुआ और देश में लगभग 11 करोड़ माताओं बहनों को पीने का पानी ढोने के अभिशाप से मुक्ति मिली है। वहीं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने एक लिखित जवाब में लोकसभा को सूचना दी कि केंद्र के एकल पात्र महिलाओं को LWM श्रेणी के तहत 2023 में हज के लिए आवेदन करने की अनुमति की नीति के तहत 4000 से अधिक एकल महिला आवेदकों की भागीदारी हुई, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। लैंगिक समावेशन और महिला सशक्तिकरण के लिए सकारात्मक कदम के तहत पात्र महिलाओं को अकेले हज करने की नीति 2018 में लाई गई थी। वहीं विपक्ष के हंगामे की वजह से राज्यसभा में भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल पाया। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि 2023 की जनवरी से सितंबर की अवधि में विदेशी पर्यटकों का आगमन 64,32,000 हो गया और अगले साल तक ये कोविड से पहले के आंकड़े तक पहुंच जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले 4 वर्षों में PMLA के तहत अपराध से प्राप्त 69,045.89 करोड़ रुपए की राशि को अस्थायी रूप से जब्त किया है। पार्लियामेंट टीम DD न्यूज। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूर कर लिया है। हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट कमीशन सर्वे को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की दलीलों को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर स्थित शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर के सर्वे को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग स्वीकार कर ली है। कोर्ट के फैसले को हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने बताया है कि सर्वे की प्रक्रिया और रूपरेखा 18 दिसंबर को तय होगी। एडवोकेट कमीशन की एप्लीकेशन सुनी जाए, उस आर्गुमेंट को माननीय न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया है। एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, उसकी क्या मोडालिटीज होंगी, उसके लिए माननीय न्यायालय ने 18 दिसंबर लगाई है, जिसमें मोडालिटीज तय की जाएंगी कि इस एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे। ये सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी। पर मूल बात यह है, एडवोकेट कमीशन वहां जाने का ऑर्डर, हमारी जो एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन 130 उसको माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है और एडवोकेट कमीशन जारी करने का आदेश कर दिया। दरअसल भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों ने वकील हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ASI से सर्वे की मांग की थी। याचिका में दावा किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मस्जिद के नीचे है और वहां कई पुरातात्विक संकेत हैं जो स्थापित करते हैं कि वर्तमान मस्जिद एक हिंदू मंदिर था। फैसले का हिंदू संगठनों ने स्वागत किया है। निष्पक्ष लोग, विशेषज्ञ लोग वह सर्वे करेंगे। उस सर्वे में से जो सच सामने आएगा उसको कोर्ट को बताएंगे और कोर्ट को उससे सुविधा होगी कि वो निर्णय दे, न्याय करे। याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से शाही ईदगाह मस्जिद के ASI सर्वे की पूरी कार्यवाही की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने का निर्देश देने की मांग की थी। वादी के वकील के अनुसार विवाद के उचित निर्णय के लिए विवादित ढांचे के तथ्यात्मक पहलुओं को अदालत के समक्ष लाया जाना चाहिए, क्योंकि विवादित क्षेत्र की तथ्यात्मक स्थिति के बिना मामले का प्रभावी निस्तारण संभव नहीं है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने संबंधित पक्षों को सुनने के बाद याचिका पर 16 नवंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था। लखनऊ से ब्यूरो इनपुट्स के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे।
हमारा संकल्प विकसित भारत। कांग्रेट्स यार। राज, तू क्या करेगी? आई हैव क्लियर्ड माय एग्जाम्स। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगी। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, स्कोप क्या है इसमें? एमएफडी में स्कोप अनलिमिटेड है। शुरुआत के सालों में मैं जितनी मेहनत करूंगी, जितने कस्टमर्स बनाऊंगी, उतना ही फ्यूचर में मेरा भला होगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkarenshuru.com पर। तो करें शुरू। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। सरकार की योजना पीएम गति शक्ति को वैश्विक स्तर पर ले जाने की है, जिसकी शुरुआत भारत के पड़ोसियों से की जाएगी। इस बारे में पेश है ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार विकासशील और विकसित दोनों देशों को एक एकीकृत डिजिटल टूल के साथ अपनी बुनियादी ढांचा योजना प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में मदद करने के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को वैश्विक स्तर पर ले जाने की योजना बना रही है। जानकारों की माने तो कुछ सीमा पार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पहले बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों को पेश किया जा सकता है। बाद में घरेलू परियोजनाओं के लिए विकसित ढांचे के आधार पर अन्य विदेशी परियोजनाओं के लिए एक अलग उत्पाद विकसित किया जाएगा। इस बारे में अधिकारियों ने कहा कि इस प्रणाली को अपनाने के इच्छुक देशों को पीएम गति शक्ति पोर्टल तक सीमित पहुंच मिल सकती है, ताकि यह देखा जा सके कि परियोजनाएं ड्राइंग बोर्ड से कार्यान्वयन तक कैसे जाती हैं। हम पहले से ही गति शक्ति मास्टर प्लान को अन्य देशों में प्रदर्शित कर रहे हैं। पड़ोस में हमने नेपाल में प्रतिनिधिमंडल स्तर का दौरा किया था और वहां की सरकार के निमंत्रण पर बांग्लादेश में भी मास्टर प्लान का प्रदर्शन किया गया था। इस बाबत 30 देशों को भी यह टूल दिखाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, रोजगार बनाने का, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का और सबको सही जगह पे सुरक्षित पहुंचाने का जो एक पहल है, एक कदम है, गति शक्ति उसको लेकर के एक अगले पड़ाव पे जा रहा है। और क्योंकि हम खुद वही काम कर रहे हैं और उसी विजन पे काम कर रहे हैं, तो साथ दोनों को साथ में एकजुट होते हुए ये दोनों की विजन को अलाइन होते हुए देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। PMGSNMP ने 13 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की भूमि रिकॉर्ड को भी डिजिटल कर दिया है। यह कार्यक्रम परियोजनाओं को लागू करने में लगने वाले समय और लागत को कम करेगा, क्योंकि यह हितधारकों को इस डेटा तक आसान पहुंच प्रदान करता है। कार्यक्रम के तहत डिजिटल भूमि रिकॉर्ड 249 डेटा भरते हैं। पीएम गति शक्ति को साझा करने के विवरण पर अभी काम किया जाना बाकी है।
इसमें टूल के विशिष्ट संस्करणों को अपनाना या प्रत्येक देश में समान संस्करण विकसित करना शामिल हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान एक बहुत ही विजनरी प्लानिंग टूल है, जिससे अब हम रिजल्ट्स देख रहे हैं और बहुत ही इम्प्रेसिव रिजल्ट्स हैं कि हमारी प्लानिंग की कॉस्ट कम हो गई है और हमारी गति भी बढ़ गई है प्लानिंग में, और जो हम सैंक्शंस लेते हैं। तो अब ये जो हमको डेटा मिल रहा है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट से कि फर्स्ट माइल लास्ट माइल कनेक्टिविटी इशू है, या एक सड़क पर कंजेशन है, ट्रैफिक कंजेशन, उसको हमें ब्रॉडन करना है, या रेलवे लाइन में हाई डेंसिटी का कोई पैच है जहाँ पर हमको बॉटलनेक को ईज आउट करना है। तो ये सब जब डिसएग्रीगेटेड डेटा हमारे पास और भी रिफाइंड वे में फ्लो होगा बिग डेटा एनालिटिक्स के साथ, तो उससे हमारा प्लानिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बेहतर होगा। योजना सबसे पहले उन देशों को टूल प्रदान करने की है जहां भारत पहले से ही परियोजनाओं को निष्पादित कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सेवा में प्लेटफॉर्म पर अन्य देशों से डेटा मैप करना और फिर परियोजनाओं की योजना बनाना, या अन्य देशों को स्वयं परियोजनाओं की योजना के लिए टूल का उपयोग करने के लिए सीमित पहुंच प्रदान करना शामिल हो सकता है। PMGSNMP सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ आर्थिक और ढांचागत योजना को भी एकीकृत करता है। इसे पूरक करने के लिए सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक क्षेत्र को संबोधित करने के लिए 17 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति भी शुरू की गई थी। सरकार ने वडोदरा में गति शक्ति विश्वविद्यालय भी स्थापित किया है, जिसका लक्ष्य परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम जनशक्ति और प्रतिभा को तैयार करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और हाल फिलहाल में कई संस्थानों और एजेंसियों ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान में बदलाव किया है। अब ADB ने भी बदलाव करते हुए अनुमान को बढ़ा दिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष यानी 2023-24 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। ADB ने दिसंबर में 6.3% विकास दर का अनुमान लगाया था। भारत की आर्थिक वृद्धि दर को लेकर लगातार विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के अनुमान बेहतर हो रहे हैं। अब इस कड़ी में एशियाई बैंक यानी EDB ने भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को बढ़ा दिया है। अब EDB को लगता है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 6.7% की दर से वृद्धि कर सकती है। करीब 3 महीने पहले EDB ने अनुमान व्यक्त किया था कि चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.3% रह सकती है। एशियाई विकास बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मैन्युफैक्चरिंग, खनन, निर्माण और उपयोगिता में दोहरे अंक में तेजी रही है। हालांकि पूरे वित्त वर्ष में कृषि की विकास दर थोड़ी धीमी गति से बढ़ने का अनुमान है। हालांकि इंडस्ट्रियल सेक्टर का प्रदर्शन बहुत अच्छा है, इसलिए विकास दर में ऊपर की ओर संशोधन होगा। EDB ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने विकास दर के पूर्वानुमान को 6.7% पर बरकरार रखा है। वहीं दीपावली और धनतेरस के मौके पर दोपहिया वाहनों की रिकॉर्ड बिक्री भारतीय अर्थव्यवस्था की एक मजबूत स्थिति को पेश करती है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में रिकॉर्ड बिक्री ने यह साबित किया है कि वहां की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं और लोग खुद को विकास की भागीदारी में अपने को जोड़ रहे हैं। इस साल अक्टूबर में देश में बेची गई 15.08 लाख मोटरसाइकिल और स्कूटरों की तुलना में नवंबर के महीने में 22.47 लाख इकाइयों से अधिक की वृद्धि दर देखी गई। यह आर्थिक विकास के कारण ग्रामीण बाजारों में खरीदारी के आशावादी रवैये को दर्शाता है। भारतीय ऑटो रिटेल उद्योग ने पिछले महीने 28.54 लाख वाहनों की कुल बिक्री दर्ज की, जो 20 मार्च के पिछले उच्चतम स्तर को पार कर गई। दोपहिया वाहन उद्योग ने पिछले महीने अब तक की सबसे ऊंची बिक्री का आंकड़ा दर्ज किया है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF तक ने इस बात को माना है। देश की इकोनॉमी की रफ्तार पर कई बड़ी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भरोसा जताया है। मोदी सरकार की नीतियों का अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ा है। देश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था और पिछले 10 वर्षों में किए गए परिवर्तनकारी सुधारों का यह प्रतिबिंब है। भारत दुनिया में चीन के बाद मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभरा। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल समेत तमाम सेक्टर में भारत की पहचान दुनिया के कारखाने के तौर पर हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। भारतीय शेयर बाजार में आज तेजी का सिलसिला जारी रहा और प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। इस दौरान बाजार में लगभग सभी क्षेत्रों में खरीदारी देखी गई, जो कि निवेशकों के लिए छप्परफाड़ रिटर्न लेकर आया है।
गुरुवार के कारोबारी सेशन के बाद सेंसेक्स 929.60 यानी 1.33% अंकों की बढ़त के साथ 70,514.20 के स्तर पर, जबकि निफ्टी 256.36 जो कि 1.23% अंकों की मजबूती के साथ 21,182.70 के लेवल पर बंद हुआ। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन इंट्राडे के दौरान सेंसेक्स 1,000 अंकों से अधिक उछला, जबकि निफ्टी भी 21,200 के पार पहुंचने में सफल रहा। सिस्को सिस्टम्स के पूर्व सीईओ जॉन चेम्बर्स भारत को लेकर उत्साहित हैं। जॉन चेम्बर्स ने 2024 के लिए कई भविष्यवाणियां की हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और भारत से जुड़ी हैं। उनका मानना है कि अगला साल उम्मीदों से बेहतर होगा, जिसमें वर्तमान भू राजनीतिक माहौल की अहम भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि साल 2023 अमेरिका भारत साझेदारी के लिए एक बड़ा वर्ष रहा है। भारत अपने इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर रहेगा। अमेरिका और भारत दुनिया में सबसे बड़े रणनीतिक साझेदार बनेंगे। दोनों देश साथ मिलकर वैश्विक नवाचार और रोजगार सृजन को तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया में डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडिया जैसी पहलों से प्रेरित अवसर और विकास देखने को मिलेंगे। साथ ही अमेरिका समेत अन्य प्रमुख वैश्विक साझेदार सहयोगात्मक और रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए भारत से प्रेरित रहेंगे। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है, अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए, मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे, गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी है। आप भी मेरे तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkarensshuru.com पर। तो करें शुरू। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें।
आधार OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। और राजस्थान में कल होगा शपथ ग्रहण। PM मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के अलावा 2 डिप्टी CM और कई मंत्री भी शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम केंद्र के नेताओं और मुख्यमंत्री को भी शामिल रहेंगे। शपथ ग्रहण का मंच सज रहा है, पंडाल लगाए जा रहे हैं और ये तैयारी है राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की ताजपोशी की। शुक्रवार को राजस्थान के नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। राजस्थान के जयपुर स्थित एल्बर्ट हॉल पर विशाल मंच तैयार कराया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा समेत कई गणमान्य लोग समारोह में शामिल होंगे। राजस्थान में मनोनीत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी शपथ लेंगे। इस बीच राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में अपने समर्थकों से मुलाकात की। इस दौरान समर्थकों में खासा जोश देखा गया। इस मौके पर राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने कहा कि पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और ऊर्जा का वातावरण बना हुआ है। कल भव्य समारोह होगा। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते इस स्थान पर पहुंचे हैं, तो पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है, एक ऊर्जा का वातावरण बना है और आम जन में भी लोगों में खुशी है। इस बीच राजस्थान के मनोनीत उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाया है। मैं SC मोर्चे का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य था। मैं हर स्टेट में घूमता था, लेकिन जो राजस्थान में ज़्यादा हुआ है और इसके खिलाफ हमने कई बार आंदोलन भी किया, लेकिन अब हम ये सरकार आ गई, निश्चित रूप से जो लॉ एंड ऑर्डर रहेगा ये मजबूत रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो कहती है, जो करती है, और जो नहीं कहती है वो भी करके दिखाती है। गौरतलब है कि भाजपा ने राजस्थान की सत्ता में धमाकेदार वापसी की है। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस को बुरी तरह मात देकर सत्ता से उखाड़ फेंका है। पार्टी ने राज्य विधानसभा की 119 सीटों में से 116 सीटें जीत ली, जबकि कांग्रेस को 66 सीटों से ही संतुष्ट होना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने भ्रामक दावों और अनुचित कारोबारी प्रथाओं के लिए 20 IAS कोचिंग सेंटर को नोटिस भेजे हैं। उम्मीदवारों को प्रभावित करने के लिए टॉपर और सफल उम्मीदवारों के नाम तथा तस्वीरों का उपयोग करने के भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित कारोबारी प्रथाओं के लिए IAS कोचिंग सेंटरों के लिए ये नोटिस भेजा गया है। पेश है ये रिपोर्ट। सरकार उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ताओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। इस कड़ी में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक विज्ञापनों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण संस्थानों को 20 नोटिस जारी किए हैं और 8 ऐसे भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण संस्थानों पर जुर्माना भी लगाया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने हर साल UPSC के नतीजे आने के बाद कई IAS कोचिंग संस्थान सफल उम्मीदवारों के बारे में अपने छात्र होने का दावा करते हैं। कोचिंग संस्थान संभावित उम्मीदवारों को प्रभावित करने के लिए टॉपर्स और सफल उम्मीदवारों की तस्वीरों और नामों का उपयोग करते हैं, लेकिन ऐसे उम्मीदवारों द्वारा चुने गए पाठ्यक्रमों या उनके द्वारा भुगतान की गई फीस और पाठ्यक्रम की अवधि का खुलासा नहीं करते हैं। ऐसे में प्राधिकरण ने स्वतः संज्ञान लिया और विभिन्न IAS कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किए। खान स्टडी ग्रुप संस्थान पर भी भ्रामक दावों का विज्ञापन करने के लिए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जो भी भ्रामक प्रचार करने वाले जो जनता को गुमराह करते हैं और पूरी तरह से, चाहे वो उपभोक्ता तो सभी है, और इस प्रकार से उनको गुमराह करना, हमारे जो प्राधिकरण है उसके लिए प्राधिकरण पहले ही उनको करके, और इसमें कई लोगों को हम लोगों ने भ्रामक विज्ञापन के विरुद्ध में उन पर कार्रवाई किया है। आगे भी हम कार्रवाई करेंगे। जो लोग भी इस प्रकार के शैक्षणिक वातावरण में कहते हैं
कि हम उनको IAS बना देंगे, हम उनको डॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर बना देंगे। आप अपनी कंपनी का विज्ञापन दे सकते हो, लेकिन भ्रामक प्रचार करना बंद करो। और ये सरकार को, जनता को गुमराह करना ये कदापि उचित नहीं है, ये कदाचार है। CCPA का कहना है कि UPSC 2022 के अंतिम परिणाम में 933 उम्मीदवारों का चयन हुआ, लेकिन 20 कोचिंग संस्थानों ने 3500 से अधिक पूर्व छात्रों का दावा किया है। CCPA ने नोटिस सफल छात्रों के बारे में जानबूझकर अहम जानकारी छिपाने के लिए जारी किए गए हैं। CCPA का कहना है कि संघ लोक सेवा आयोग के परिणाम घोषित होते ही कोचिंग संस्थान विज्ञापनों की होड़ में लग जाते हैं। कई संस्थान अहम जानकारी छिपाकर अपने छात्रों के समान रैंक धारक होने का दावा करते हैं। वे ये नहीं बताते कि सफल अभ्यर्थी ने उनके यहाँ किस विषय में दाखिला लिया था। आंकड़ों के मुताबिक कोचिंग उद्योग का मौजूदा बाजार राजस्व करीब 58,088 करोड़ रुपए है। कोचिंग के लिए लाखों छात्र सालाना राजस्थान के कोटा जाते हैं। वहीं दिल्ली UPSC CSE कोचिंग का गढ़ मानी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। अयप्पा को समर्पित प्रसिद्ध हिंदू मंदिर सबरीमाला में इस साल भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। सबरीमाला मंदिर में भारी भीड़ से अव्यवस्था चरम पर है। तीर्थयात्रियों ने बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा उपायों की कमी की शिकायत भी की है। मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो रही है। शिकायतों के बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि इस बार अयप्पा के मंदिर में कुछ भी असामान्य नहीं हुआ है। पानी के बिना एक यात्री की मौत के बाद बीजेपी इस मुद्दे पर सत्ताधारी विजयन सरकार पर निशाना साध रही है और अव्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार बता रही है। कतार में खड़े घंटों का इंतजार, फिर भी कई श्रद्धालुओं को भगवान अयप्पा के मंदिर में दर्शन किए बिना ही लौटना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से केरल के सबरीमाला में यही हाल है। मंदिर में श्रद्धालुओं को भारी भीड़ के चलते भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो रही है। मंदिर में भीड़ को काबू करने के लिए प्रशासन के तमाम इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री P. विजयन अधिकारियों को निर्देशित करते हुए तो दिखते हैं, लेकिन पानी के बिना एक यात्री की मौत प्रशासन के इंतजाम पर सवाल उठाता है। बीजेपी इस मुद्दे पर सत्ताधारी विजयन सरकार पर निशाना साध रही है और व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार बता रही है। भाजपा केरल में विजयन सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। भाजपा नेता कुम्मनम राजशेखरन ने सबरीमाला पार्किंग मैदान का दौरा किया और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का जायजा लिया। हालांकि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का मानना है कि सबरीमाला में भगवान अयप्पा मंदिर में रोजाना बढ़ती भीड़ के बीच स्थिति नियंत्रण में है। वे विपक्ष द्वारा सरकार और त्रावणकोर देवास में बोर्ड पर लगाए जा रहे भीड़ का प्रबंध करने में विफल रहने के आरोपों को खारिज करते हैं। पुलिस और देवास स्थान बोर्ड संख्या को लेकर उलझे हुए हैं, लेकिन हर सीजन में आने वाली भीड़ को लेकर प्रशासन की कोई तैयारी नहीं है। भाजपा हिंदू मंदिर की उपेक्षा और दर्शनार्थियों के प्रति केरल सरकार के रवैये को तुष्टीकरण से जोड़कर देख रही है। केरल में हिंदू प्राचीन मंदिरों पर सरकारी कब्जे को लेकर पिछले वर्षों में कई आंदोलन हुए हैं। स्थानीय लोगों ने मंदिरों को मुक्त कराने का अभियान भी चलाया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सबरीमाला में महिलाओं के दर्शन को लेकर केरल सरकार जितनी उत्सुक थी, क्या यही उत्सुकता अन्य यात्रियों को लेकर है? ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इसी के साथ न्यूज़ नाइट में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।